वेलकम दोस्तों। विद्यापीठ के फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप बेसिकली होता क्या है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए बात करते हैं लूप होता क्या। बेसिकली कोई भी वर्क की रिपीटेशंस ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज लूप। यानी कोई भी चीज़ अगर बार बार हो रही होगी तो उसे ही लूप कहा जाता है। यानी अगर हम लिखें to execute the statement several of times according to the given condition is known as लूप। यानी जैसा इस स्टेटमेंट में हमने साफ साफ लिख दिया है कि किसी भी इस स्टेटमेंट को अगर हम सेवरल ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करते हैं किसी कंडीशन के बिहाफ पर, यानी कंडीशन हमें देना होता है टू बी गिवन कंडीशन इज़ नोन एज लूप। यानी अगर कोई कंडीशन में दिया वो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हो जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हम लूप कहेंगे उसे। फिर इसमें रिपीटेशंस ऑफ एनीथिंग इन अ गिवन कंडीशन इज़ नोन एज लूप। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला अगर हम देख रहे हैं तो वाइल होता है, दूसरा जो है वो डू वाइल होता है सेकंड टाइप, और तीसरा जो है डू वाइल, और जो थर्ड होता है विच इज़ नोन एज फॉर। सो ये 3 तरह के लूप्स होते हैं। चलिए वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं कि वाइल क्या है, डू वाइल क्या है, फॉर क्या है। बेसिकली वाइल के बारे में अगर हम ये कहें तो वाइल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ द लूप, इट इज़ टाइप ऑफ द लूप एंड इट इज़ नोन एज इंटेंस लूप which is execute the statement several of time according to the given condition। सो जैसा कि यहाँ हमने लिखा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ द लूप, ये लूप का ही टाइप है और इसे इंटेंस लूप कहा जाता है। इंटेंस लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन को चेक करने के बाद चीज़ों को या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। फिर समझ लीजिए कि इसे इंटेंस लूप कहा जाता है क्योंकि ये एंट्री करते समय ही कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद ही ये किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और जो भी कंडीशन आप दिए रहेंगे उस कंडीशन के बिहाफ पे ये सेवरल ऑफ टाइम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये प्रोग्राम बना सकते हैं इसके बेस पर। तो सबसे पहले तो आप यूज़ करोगे इनिशियलाइजेशन का, इनिशियलाइजेशन हो गया। देन उसके बाद आप यूज़ करते हैं वाइल, फिर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कंडीशन, जो कंडीशन आप यहाँ लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर आपको यूज़ करना होगा स्टेटमेंट का, फिर आप यूज़ करेंगे काउंटर, एंड देन उसके बाद आप यूज़ कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसी के बिहाफ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि विद्यापीठ में आपको हर चीज़ का एग्जांपल देना होगा, तो इसी बिहाफ पे हमने यहाँ एग्जांपल दिया और इसी एग्जांपल में हमने कहा कि WAP राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हमें प्रिंट कराने हैं। चलिए कैसे कराएंगे उसकी बात करते हैं। तो पहले इसी सिंटैक्स को हम आपके लिए लेके चल रहे हैं ताकि जो है आपको समझ में आ जाए कि ये सिंटैक्स पे कैसे हम काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले उसी सिंटैक्स को लिख लिया आपके समझाने के लिए, ताकि आप इस सिंटैक्स के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकें। आइए अब हमें जैसा कहा कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है टू स्टार्टअप योर वैल्यू, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो 1 से कर रहे हैं, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी हमने यहाँ पर इंट एक डिक्लेयर किया, इंट टाइप में हमने यहाँ पर एक आई डिक्लेयर किया और इस आई की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया 1 से।
जैसे हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन मतलब होता है शुरू करना, यानी कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल देन कंडीशन, तो चलिए हम भी यहाँ वाइल लिखते हैं। तो यहाँ वाइल लिखा, वाइल, और उसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक, देखिए कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, 10 पे स्टॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंडीशन लगेगा 1 नहीं आई, क्योंकि 1 तो नहीं लिख सकते, आई लेस देन इज इक्वल टू 10। ये हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दिया कर्ली ब्रेसेस। अब हम स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, यानी हमें आई को प्रिंट कराना होगा। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, तो प्रिंट ऑफ, ये हमने प्रिंट ऑफ लिखा, प्रिंट ऑफ, और फिर उसके बाद %d में हम अपनी चीज़ों को लिखेंगे, %d, एंड देन उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया आई को, ये हमने आई को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब उसी तरह से अब बात करते हैं काउंटर क्या होता है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे काउंटर आई के 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4, ऐसे करते हुए हमारी प्रिंटिंग होगी। और कहाँ तक प्रिंट होगा, 10 तक प्रिंट होगा। देख सकते हो कि यहाँ पर सभी में एक एक वैल्यू की इंक्रीमेंट हुई, यानी +1 ऑर्डर से वैल्यू को बढ़ाया गया। देखिए यहाँ +1 हुआ है, 1 में +1 किए 2 हो गया, 2 में +1 किए 3 हो गया, 3 में +1 किए 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें एक एक वैल्यू को बढ़ाना होगा, और इसे कहते हैं काउंटर। तो इस लाइन पे हम अब लिखते हैं काउंटर। तो हमने लिखा i इज इक्वल टू i+1, i+1। तो ये हमारी काउंटर हो गई। और फिर उसी तरह कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ ओपन किया था, तो लास्ट में आप क्लोज ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है, अदरवाइज़ आपकी फॉल्स आ जाएगी। तो इसको सही से लिख लेते हैं अपने साइड में हम, और इस पूरे प्रोग्राम को बनाते हैं ताकि आप इसको रन करा सकें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हैश इंक्लूड, जैसे हम जानते हैं कि सी की प्रोग्रामिंग हम लोग हैश इंक्लूड से करते हैं। देन उसका stdio.h, उसके बाद void main हो गया। देन उसके बाद जो है आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 आपने ले लिया, इनिशियलाइजेशन हो गया। देन वाइल i लेस देन इज इक्वल टू 10 तक, और उसके बाद जो है प्रिंट करा दिया %d, एंड देन i को आपने यहाँ प्रिंट कराया। और क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो i इज इक्वल टू i+1 हो गया, एंड नाउ कंडीशन क्लोज हो गई। और यहाँ पे एक और भी कर्ली ब्रेसेस क्लोज, वाइल क्लोज करने के बाद, और ये हमारा पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब देखते हैं कि लूप चल कैसे रहा है, और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि i को 1 से इनिशियलाइज़ किया गया है, तो चलिए, यानी कि यहाँ पर 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10। देखिए ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, अब ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये i की वैल्यू को, स्टार्टिंग वैल्यू को प्रिंट कर दिया 1। अब 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, यस ऑब्वियस सी बात है 2 मिलेगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू आई वो आ गई 2। अब यहाँ से वापस ये इस वाइल पे गया, और अब इस बार चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर ये अंदर गया, और इस बार यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट किया 2। फिर यहाँ पर उसमें +1 कर दिया, और +1 करके ये वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पर वापस ये वाइल लूप पे जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, और यहाँ पर 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद प्रिंट करेगा 3 को, और ऐसे करते हुए ये जाएगा, प्रिंट करता चलेगा। अब सपोज़ कीजिए कि लास्ट वैल्यू हमारी है 9, तो अब यहाँ चलते हैं, 9 वैल्यू आ गई। इस जगह पे कंडीशन को चेक किया, यानी 9 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ट्रू है तो ये नीचे आया, और यहाँ पे प्रिंट किया 9, और अब यहाँ पर आने के बाद इसने एक ऐड किया और कर दिया 10, और यहाँ पे वैल्यू आपकी हो गई 10। कंडीशन को फिर ये चेक करने जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ देखिए ध्यान से, 10 लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी जैसा हम जानते हैं कि लेस देन तो नहीं है, लेकिन इज इक्वल टू होने की वजह से अभी भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे ट्रू हो रहा है वापस से ये अंदर जाएगा, और इस बार यहाँ पर आने के बाद कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ से यहाँ आया और 10 की वैल्यू को प्रिंट किया। अब जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें जब +1 करेगा तो अब ये हो जाएगा 11, और इस बार आपकी जब रिज़ल्ट है, जब वो जाके चेक करी कंडीशन को, जब ये वापस गया कंडीशन को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आ गया 11 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10। और आप देख सकते हो कि आपका जो कंडीशन है वो प्रॉपरली
फॉल्स हो गया और आपको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ मिल गई। तो इसी के बिहाफ पर हम लोग और भी सारे प्रोग्राम बनाएंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनेंगे जिस पे हम लोग सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बातें करेंगे वहाँ पर। तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है डू वाइल। डू वाइल भी जो है ये आपका लूप कंट्रोल स्टेटमेंट ही होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज loop control statement, but it is known as exit loop स्टेटमेंट। देखिए यहीं पे यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, क्योंकि वाइल में इंट्रेंस टाइप पर एंट्री के समय पर कंडीशन चेक होता है, लेकिन जो डू वाइल है इसमें एग्जिट के टाइम पर हम लोग चेक करते हैं अपने कंडीशंस को। तो इसलिए इसका सिंटैक्स जो बनता है, सिंटैक्स बनता है सबसे पहले तो यूज़ करते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू, देन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद काउंटर, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, वाइल, देन कंडीशन और सेमीकोलन। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने वाइल को जो है आखिरी में इस्तेमाल किया है कंडीशंस को, और वाइल के केस में हम ऊपर ही यानी शुरू में ही कंडीशन को अप्लाई करते थे। यही एक ऐसा डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसको भी मैं अलग से लिखूंगा भी, और ये आप लोगों को अच्छे से याद भी कर लेना है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि डू वाइल में जो है कंडीशन को नीचे लिखा जा रहा है और वाइल में कंडीशन को ऊपर लिखा जा रहा है। आइए इसी के बिहाफ पर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। सो यहाँ पर हमने इसी डू वाइल का ही एग्जांपल लेते हुए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया और देखते हैं प्रोग्राम। वही 1 to 10 प्रिंट कराना है, जैसा कि हम पीछे के प्रोग्राम में देख चुके हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। चलिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि प्रोग्राम स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से होती है, हैश इंक्लूड std.h, फिर उसके बाद वॉइड मेन हो गया, उसके बाद देन आपका यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, तो इंट i इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आपने डू लिखा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा प्रिंट अप %d एंड देन i, एंड देन उसका काउंटर इस्तेमाल करेंगे i इज इक्वल टू i+1, और देन उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और वाइल i यानी 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10 तक हमारा लूप चलेगा। सो जैसा कि अगर हम इस जगह पे देखें तो इस जगह पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हम लोगों ने कहा इनिशियलाइजेशन। ये हमारा डू एज इट इज़ आ गया जैसा यहाँ लिखे हैं। स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे आई को प्रिंट कराया। काउंटर जैसा देख सकते हैं कि एक वैल्यू में बढ़ानी है तो इसे काउंटर कहेंगे, देन उसका वाइल लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमें अपने कंडीशन 10 तक में प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। उसी हम लोग अगर आपसे कहा 50 से 100 प्रिंट कराइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में आप आई की वैल्यू 50 कर लोगे, इंट आई इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे आप कंडीशन दोगे कि आई लेस देन इज इक्वल टू 100। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन में तो शुरू का कर, यहाँ जब शुरुआत कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इस एग्जांपल में जो है हम लोगों ने डू वाइल को देखा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सो यहाँ पर वाइल के अगर केस में बात करें तो वाइल में क्या हो रहा है कि इट इज़ चेक द कंडीशन फर्स्ट, चेक द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। बट डू वाइल के केस में क्या होता है कि डू वाइल में हम इट इज़ एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन चेक द कंडीशन। सो यही रीज़न है यहाँ पर कि दोनों में डिफरेंस, कि वाइल के केस में हम कंडीशन को पहले चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं,
लेकिन डू वाइल के केस में क्या हो रहा है कि पहले हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देते हैं, फिर हम यहाँ पर कंडीशन को चेक करते हैं। और यही रीज़न है कि डू वाइल के केस में एटलीस्ट आपका एक बार कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है व्हेन योर कंडीशन इज़ फॉल्स। व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स देन इट एग्जीक्यूट at least one execution। तो आपको ये समझना होगा कि डू वाइल के केस में कम से कम एक एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो भी, लेकिन वाइल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो ये कभी भी एग्जीक्यूट होने देगा ही नहीं। तो बस ये डिफरेंस था वाइल एंड डू वाइल में। तो इसको हमेशा आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और ना ये आइए चलते हैं थर्ड लूप की तरफ, जो हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है, बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल है। ये हर चीज़ ईजिली इसमें डिक्लेयर की जा सकती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ें एक ही लाइन में डिक्लेयर होती हैं, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इट इज़ अगेन it is loop control statement initialization, condition and counter declare in single line using semicolon for separator। बस ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर सभी जो है एक ही लाइन में डिक्लेयर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसको सेमी कॉलन से हम अलग अलग करके लिखते हैं। अदरवाइज़ होगा ये कि अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो फिर ये मिस्टेक आने लगेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ एग्जांपल सिंटैक्स देखते हैं पहले, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने फॉर लिखा। अब सबसे पहले तो फॉर लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा इनिशियलाइजेशन। देखिए सेमी कॉलन लगाया, ये सेमी कॉलन जो लगा रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये हमारा कि हम इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बीच में सेपरेशन बना रहे हैं। अगर ये आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका प्रोग्राम में एरर आने लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैं कहना चाह रहा है कि इनिशियलाइजेशन और कंडीशन काउंटर जो है वो तीनों एक ही लाइन में डिक्लेयर होता है, और यूजिंग सेमी कॉलन फॉर सेपरेट, और सेमी कॉलन लगा के हम इसको सेपरेट करते हैं। और फिर जो भी आपका स्टेटमेंट है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं होती, लेकिन अगर मल्टी लाइन है, एक से ज़्यादा लाइन है, तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे। आइए फिर अब इस एग्जांपल को हम लोग रन करा के चेक करते हैं, वही सेम एग्जांपल पे 1 से लेकर 10 तक के एग्जांपल पे, कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट, राइट अ प्रोग्राम नॉट इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। आइए कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो सॉरी, हम यहाँ चलते हैं और इसको हटाते हैं। जैसा हमने बताया कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग ऑलवेज आपको हैश इंक्लूड से करना होगा, हैश इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद आपको यूज़ करना है void main, देन उसके बाद इंटीजर i, और अब हम फॉर अप्लाई करेंगे i इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, इज इक्वल टू 10, और i इज इक्वल टू i+1, ये अपने काउंटर अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद प्रिंट ऑफ %d एंड देन i। क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट था तो हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ किया, अगर एक से अधिक लाइन होता तो आप कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल कर रहे होते। तो ये आपकी प्रोग्राम बन गई और आपको सिंपल आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस कोड को रन करा के जरूर चेक कीजिएगा और देखिएगा क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर की बात तो ख़त्म कर दी। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक मिलता है हमको नेस्टेड फॉर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर का। नेस्टेड फॉर का मतलब होता है फॉर विद इन फॉर। फॉर विद इन फॉर जब हम यूज़ करेंगे, यानी कि जब फॉर के अंदर हम फॉर लिखते हैं तो इसे कहते हैं नेस्टेड फॉर। फिर इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, फॉर विद इन फॉर इज नोन एज नेस्टेड फॉर। यानी फॉर के अंदर फॉर लिखेंगे तो इसे हम लोग नेस्टेड फॉर कहते हैं। तो कैसे ये दिखता है उसको समझते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जो है इसको फॉर देन जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है फिर फॉर लिखेंगे और फिर हमने जो भी दिखा
पीछे की क्लासेस में वो लिखते हैं, देन उसके बाद स्टेटमेंट। सो इस जगह पर अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 फॉर है। इससे बाहर वाले फॉर को यानी इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लूप। इसको ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल लूप। और जो इसके अंदर जो लूप है इस लूप को हम लोग कहते हैं इंटरनल लूप। फॉर विद इन अ फॉर इज नोन एज, यानी इस लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरनल लूप। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जब फॉर के अंदर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो जब कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू होगी तो ये जाएगा इंटरनल की तरफ, यानी कि इसकी तरफ। और यहाँ पर जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ये कभी भी अपने इस लूप को बंद नहीं करेगा, यानी कि ये एक्सटर्नल लूप की तरफ नहीं जाएगा। सेकेंड चीज़ में ध्यान देने योग्य ये है कि इस प्रोसेस में आप ये समझिए कि जब भी हम एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आते हैं तो ऑलवेज़ हम स्टार्ट करते हैं बिगिन से, यानी शुरू से। और जब हम इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं तो हमारा जो लूप है जहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट पे स्टॉप किया था उसी जगह से कंटिन्यू होगा। तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ जब एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आएंगे तो हमारा जो लूप है वो चालू होगा बिगिन से, और जब हम इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो लास्ट स्टॉप पॉइंट था टू कंटिन्यू करेगा उसी जगह से, कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट स्टॉप पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनल से जब एक्सटर्नल चलते हैं, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ, तो जो हमारा इंटरनल लूप है वो बिगिन से स्टार्ट होता है। और जब हम लोग इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं तो जहाँ हमने उस लूप को रोका था उसी जगह से वो कंटिन्यू होगा। आइए इसी के बिहार पर एक एग्जांपल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम to print all the combination of 1, 2 and 3, यानी हमें 1, 2, 3 से मिलके बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन को लिखना है। जैसे 111, 112, 113, उसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें तो 121, 122 और 123, उसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें तो 211, फिर ये आ जाएगा 212, फिर ये आ जाएगा 213, और ऐसे करते हुए हमें सारे कॉम्बिनेशन को लिखने। तो यहाँ पे हम 3 फॉर लूप चलाएंगे, एक 1 के लिए जो 1 से 3 तक चलेगा, दूसरा चलेगा फिर बीच वाले के लिए, तीसरा चलेगा थर्ड के लिए जो 1 से 3 प्रिंट करेगा। यानी इस जगह पे हमने 3 बार फॉर लूप चलाना है। एक फॉर लूप चला i = 1 से i = 1 से i <= 3 तक एंड i++। देन अगला जो लूप चल रहा है फॉर j = 1 से j <= 3 तक एंड j++। उसके बाद फिर फॉर k = 1 से k <= 3 एंड k++। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया 3 बार %d, क्योंकि i j k को प्रिंट कराना है। एक बार हमने i को कराया, दूसरी बार हमने j को कराया, तीसरी हमने k को कराया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को 1, 2, 3 कर्ली ब्रेस ओपन थे तो 3 कर्ली ब्रेस हमने क्लोज कर दिए। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं और समझने का एफर्ट करते हैं कि आखिर ये जो प्रोसेस है ये चल कैसे रहा है। तो आइए इसको देखते हैं और देख के समझने का एफर्ट करते हैं कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है। सो देखिए कुछ चीज़ें आप समझिए पहले यहाँ पर, जैसे कि जब हम कोई भी लूप में एंट्री करते हैं
तो जब तक उसकी कंडीशंस प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक वो लूप जो है आगे नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल लूप है, ये इंटरनल लूप है, इस लूप के लिए ये एक्सटर्नल है और ये इसका इंटरनल है, उसी तरह से ये इसका इंटरनल है, ये समझिएगा। आइए कोई एक्सटर्नल दिमाग से हटा दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आई स्टार्टिंग किया है 1 से, 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन देखिए यहाँ पर ट्रू हो रहा है। जैसे ही ट्रू हुआ तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, अभी चला आएगा नीचे। जैसे ये नीचे आया तो यहाँ पर जे स्टार्ट करेगा 1 से, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी लूप जब एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाता है तो हमेशा लूप 1 से स्टार्ट होता है। तो यानी यहाँ पर जे 1 से स्टार्ट हुआ। अब इस जगह पे जे 1 है और आई सॉरी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 3, ट्रू हो गया। जैसे ट्रू फिर नीचे गया ये, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर के को 1 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पर के की वैल्यू 1 है और इज़ लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ट्रू हुआ वैसे ही ये तुरंत चला जाएगा यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है और k की वैल्यू भी 1 है। तो ये प्रिंट किया 1 1 1। अब जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक k इसके लूप से बाहर नहीं निकल सकता। तो यानी यहाँ से आने के बाद, प्रिंट करने के बाद ये k की वैल्यू को बढ़ाएगा और कर देगा 2। फिर ये कंडीशन को चेक किया, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। जैसे ट्रू है फिर ये नीचे गया और नीचे जाने के बाद फिर इसने प्रिंट किया i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, लेकिन k की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है। तो इधर प्रिंट किया 1 1 2। फिर यहाँ प्रिंट करना, फिर ये k की वैल्यू को बढ़ाया और इस बार कर दिया 3। फिर ये कंडीशन को चेक किया और 3 लेस देन इज इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है तो वापस से नीचे आया और इस बार प्रिंट किया i में 1 है, j की वैल्यू भी 1 है और k की वैल्यू हो चुकी है 3, यानी 1 1 3 प्रिंट किया। फिर ये यहाँ से k की वैल्यू को बढ़ाने गया और k की वैल्यू बढ़ के हो गई 4। अब ये कंडीशन को चेक करेगा तो आप देख सकते हो कि 4 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3। देखो अब ये कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे मतलब फॉल्स हुआ तब ये अपने एक्सटर्नल लूप की तरफ जाएगा जो कि आपने यहाँ बनाया था। और हमने क्या बोला था, कंटिन्यू द लास्ट पॉइंट, यानी यहाँ पे इसने रुका हुआ था तो अब ये यहाँ जाएगा और जे की वैल्यू को बढ़ा के कर देगा 2। और फिर ये कंडीशन को चेक करेगा और ये कंडीशन चेक किया तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ट्रू हुआ वैसे ही ये क्या करेगा, तुरंत ये अपने इंटरनल लूप में जाएगा। और जब हमने बताया था कि इंटरनल लूप में आते हैं तो कहाँ स्टार्ट करते हैं, बिगिन से। तो यानी कि अब ये लूप स्टार्ट होगा अगेन 1 से, यानी k इज इक्वल टू 1 से। 1 हुआ, यहाँ पे इसने कंडीशन को चेक किया 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर अब ये यहाँ आया, अब इस जगह पे i की वैल्यू जो है अगेन 1 है, j 1 है, j इस समय 2 हो चुका है और k की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी 2 1 2 1 प्रिंट हुआ। देन उसी तरह से फिर यहाँ पर ये k की वैल्यू को बढ़ाएगा और बढ़ा के कर दिया 2। अब वापस इसने कंडीशन को चेक किया 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो वापस से नीचे आया। आने के बाद यहाँ पर i की वैल्यू जो 1 है, j की वैल्यू जो है वो 2 है और k की वैल्यू जो है वो भी 2 है, यानी 1 2 2 हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पर k की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 3। अब ये कंडीशन को चेक किया 3 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो वापस से नीचे आया और आने के बाद इस जगह पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू जो है वो 2 है और k की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 3। फिर ये क्या करेगा कि इस जगह पे प्रिंट करने के बाद अब ये वापस से k की वैल्यू को 4 किया और यहाँ पे देख सकते हो कि लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 4 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स होगा। अब ये वापस से जाएगा अपने एक्सटर्नल लूप की तरफ जो कि j है और j की लास्ट वैल्यू जो थी वो थी 2, अब ये बढ़ा के कर दिया 3। फिर ये कंडीशन को चेक किया और 3 जो है वो लेस देन 3 है, यानी कंडीशन ट्रू है। जैसे ट्रू है वापस अब ये नीचे चला आएगा, यानी इस जगह पे। अब यहाँ आने के बाद वापस ये कहाँ स्टार्ट करेगा, बिगिन से, यानी k बराबर 1 से। अब यहाँ पे आने के बाद कंडीशन को चेक करेगा 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो नीचे गया और इस जगह पे i की वैल्यू जो है अगेन अभी 1 है, j इस समय बढ़ के हो चुका है 3 अगर आप देख सको तो अच्छे से, और k की वैल्यू जो है वो 1 है क्योंकि इससे बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है। फिर उसी तरह से k की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर दिया, 2 चेक किया लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, यानी 1 3 2। फिर उसी तरह से फिर k की वैल्यू बढ़ा के 3 कर दिया और इसे प्रिंट करेगा नीचे आके 1 3 3। और ऐसे करते हुए ये पूरी कोड यानी पूरी लूप को ये एग्जीक्यूट करेगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी नहीं तो। और चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेक। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ब्रेक को हमने पीछे भी देखा था स्विच के केस में, तो ब्रेक का इस्तेमाल दो जगह होता है, एक लूप में होता है और दूसरा स्विच में होता है। सॉरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेक का इस्तेमाल होगा वो दो जगह इस्तेमाल होता है, एक हम लोग यूज़ करते हैं स्विच में और दूसरा इस्तेमाल करते हैं लूप में। तो बेसिकली ब्रेक करता क्या है कि ब्रेक किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करता है, मतलब रोकने का काम करता है, टर्मिनेट नहीं करता। ये क्या करेगा कि ये हमारे टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोसेस को आपको किसी पॉइंट पर रोकना हो तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोसेस जो है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। आइए, जैसा हमने बताया कि दो जगह इस्तेमाल होता है। एक स्विच में हमने जैसा देखा केस के अंदर कि केस लगाया, उसके बाद फिर हमने ब्रेक लगा दिया ताकि हमारा प्रोसेस उस जगह स्टॉप हो जाए और बाहर निकल आए, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, सारे कोड्स को रन कराता था। और दूसरा है लूप। आइए लूप में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तो समझने का प्रयास करते हैं कि लूप में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें सी के प्रोग्राम स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से करते हैं। तो हैश इंक्लूड std.h, देन उसके बाद void main, देन उसके बाद जो है आपने अप्लाई किया यहाँ पर एक इंटीजर i ले लिया जिसको आपने 1 से इनिशियलाइज किया है। देन उसके बाद आप फॉर लूप चला लेते हैं i इज इक्वल टू 1 से, सॉरी नॉट i, यहाँ पे सिर्फ i लेंगे नॉट 1, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इज इक्वल टू 5 तक हमें लूप चलाया और i प्लस प्लस। देन उसको हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दिया कि इफ़ i इज इक्वल टू 3, अगर i की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारी प्रोग्राम चलती रहेगी, यानी %d एंड देन i। तो इस एग्जांपल में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई तो ये पूरे के पूरे इस लूप को प्रोसेस, यानी जो लूप की जो प्रोसेस हो रही है वो रोक देगा। यानी जो आपका रिज़ल्ट आएगा डियर, वो रिज़ल्ट आपका आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 1 एंड 2। जैसे ये 3 पे लूप चल रहा हमारा, तो 3 पे क्या हुआ, ये आपका लूप टर्मिनेट हो गया। अब इसी एग्जांपल में हम कंटिन्यू को भी समझते हैं कि कंटिन्यू क्या करता है, क्योंकि अब सेम प्रोग्राम पे हम कंटिन्यू समझ लेते हैं कि कंटिन्यू कर ये रहा है कि जब हम कंटिन्यू अप्लाई करेंगे ब्रेक के बिहाफ पर, तो कंटिन्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉप कर देगा, यानी छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर 3 पे आके टर्मिनेट हुआ, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, स्किप अ पॉइंट करता है। ये पॉइंट को स्किप अ पॉइंट, यानी वो किसी पॉइंट को स्किप कर देता है। जैसे अगर कंटिन्यू का आउटपुट हम देखें, आउटपुट कंटिन्यू का चेक करना चाहें, आउटपुट ऑफ कंटिन्यू, तो वहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1, 2, 4 एंड 5। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जो 3 है वो स्किप हो गई, यानी छूट गई। तो कंटिन्यू का जो बेसिक काम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्किप, यानी कि छोड़ने का, उस जगह से तुरंत निकलने का काम करता है। यानी अगर यहाँ पर हम कंटिन्यू जोड़ देंगे इस ब्रेक की जगह पे, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ब्रेक, जैसा हमने देखा भी कि ब्रेक में क्या हो रहा था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा था। तो उसी तरह से कंटिन्यू में क्या हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो स्किप करता है उस पॉइंट को। यानी यहाँ पर अगर हमने कंटिन्यू लिख दिया तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा 1, 2, 4 एंड 5 आएगा, और हमारी जो 3 है वो स्किप हो जाएगी। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर स्किप करना होगा तो हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? ब्रेक क्या कर रहा है, प्रोसेस को एंड कर दे रहा है, यानी 1 और 2 रिजल्ट आएगा, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस को बढ़ा तो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है, यानी वो 3 को हटाकर बाकी सभी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। अब इसी में जो अगला एग्जाम्पल है वो है एग्जिट का। एग्जिट करता क्या है कि पूरे के पूरे प्रोसेस को ही ये टर्मिनेट करता है। एग्जिट फंक्शन है बेसिकली हमारा ये, और यहाँ पर क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा,
यहाँ समझिएगा, एग्जिट और ब्रेक में बस डिफरेंस एक ही चीज़ का है कि ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट द प्रोग्राम, और ये प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। यानी आपका प्रोग्राम तो चलता रहेगा लेकिन जिस प्रोसेस में ब्रेक लगा हुआ है उसको ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट द प्रोसेस, ना कि प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है और कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू आपका जो है स्किप अ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यू ऐड कर रहे हैं उस पॉइंट को ये स्किप करके कंटिन्यू कर देगा। बस तीनों में यही है कि आपका ब्रेक टर्मिनेट करता है प्रोसेस को, आपका जो कंटिन्यू है वो किसी पॉइंट को स्किप करता है, और जो एग्जिट है वो पूरे प्रोग्राम को ही एग्जिट कर देगा। आउटपुट तो 1 और 2 देगा, क्योंकि 1 और 2 पे तो ये लाइक नहीं कर रहा, लेकिन जैसे 3 पे कंडीशन को ट्रू करेगा वैसे ही ये पूरे प्रोग्राम को ही रोक देगा। लेकिन ब्रेक के केस में ये प्रोग्राम को नहीं रोकता, ये सीधे उस प्रोसेस को रोकता है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे होप है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, ताकि जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग सी में अपने वर्क को अच्छे से कर पाएँ। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।